सभापति महोदय, एक मैं अत्यंत आपका आभारी हूँ एक मिनट माननीय सदस्य, कि आपने माननीय सदस्य प्लीज। वित्त मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत हमारे सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट जो फर्स्ट बैच 25-26 का है, उस विधेयक पे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी मैं कुछ कहूँ उसके पहले संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू जी ने कह दिया कि ये डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट है, लेकिन हुड्डा जी हमारे निश्चित तौर से सप्लीमेंट्री ग्रांट्स पे कम बोले और बजट पे ज़्यादा बोले, और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इससे डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के पहले बोलना चाहता हूँ। तो निश्चित तौर से उन्होंने जो बात उठाई, आखिर इस सदन के माध्यम से जो बात कम से कम उस पक्ष की तरफ से कहा जाए तो वो तथ्यात्मक भी होना चाहिए, सही भी होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कहा कि IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस भारत की इकोनॉमी की आलोचना किया है या उसके ग्रोथ के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं कि IMF ने जो इसकी रिपोर्ट में C ग्रेडिंग है, वो शायद C ग्रेडिंग जो किसी विकास दर या किसी डेटा की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाता है। ये बेस ईयर जो इनकी 2011 और 12 इनकी सरकार में जो बेस ईयर था, उसमें वो ग्रेडिंग थी। आज IMF ने, मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि आज भारत इन्फ्लेशन के मामले में, गवर्नमेंट के फाइनेंस के मामले में, एक्सटर्नल सेक्टर के मामले में भारत को B ग्रेड मिला है, जो चाइना के बराबर और ब्राजील के बराबर है, जिसको दुनिया की बात करें। मैं चुनौती देके कह रहा हूँ। तो आज भारत को B ग्रेड मिला, और चीन जिसको सबसे ज़्यादा उदाहरण देते हैं इनके नेता, उनके एम्बेसडर के साथ बैठेंगे, चीन की तारीफ करेंगे जब ऑपरेशन सिंदूर भी होगा। आज भी ये भी तारीफ कर रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान एक हो गया। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि आज जो भारत की इकोनॉमी है वो दुनिया में, इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी की बात करते हैं। आज इकोनॉमिक स्लो डाउन नहीं है। हुड्डा जी जाइए मत। जिस समय आपकी सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो 2 वर्ड था कि इस देश में पॉलिसी पैरालिसिस हो गई, पॉलिसी पैरालिसिस हो गई। और उस नीति की पंगुता थी, जो लोग FDI ला रहे थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, पॉलिसी पैरालिसिस अब डिस्कस नहीं हो रहा। अब FDI का इन्वेस्टमेंट वापस नहीं जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूं कि आज इकोनॉमिक स्लो डाउन कांग्रेस UPA की सरकार में जिस तरह से पॉलिसी पैरालिसिस के नाते FDI वापस जा रहा था, आज इकोनॉमिक एक्सीलरेशन की तरफ है। और इसीलिए इंडिया का विकास दर 8.2% ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर की, जो दुनिया की सबसे तेज है और सबसे नंबर 1 पे। आज मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इंडिया की बात कर रहे हैं GDP की, तो आज मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूँ कि इंडिया की ग्रोथ रेट 8.2% है। जिस USA की बात करते हैं, अभी आपने कहा USA की इकोनॉमी है, वहाँ डिओ पॉलिसी, मोनोपॉलिसी के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार। धर्मेंद्र जी सुनिए, डिओ पॉलिसी, मोनोपॉलिसी, मैं उनकी बात करूँ, मोनोपॉलिसी के खिलाफ कानून बनाने का अधिकार। आज उस इंडिया के मुकाबले जहां इंडिया की 8.2% है, उस USA की जो आज GDP है केवल 3.8% है। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ। चाइना की 5.2%, रसिया 1.1%। आज दुनिया के जो 4 बड़े देश हैं, USA, चाइना, रसिया, अगर रसिया 1.1 है, चाइना 5.2 है, USA 3.8 है, तो भारत का GDP 8.2% है। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना करता हूँ। और ये Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 का जो 8% है। और मैं कह रहा हूँ कि आज ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, ये इसलिए कि इसका कारण है कि आज हमने इसमें कठोर वित्तीय अनुशासन किया है और समावेशी विकास को किया है। जो मोदी जी की पार्ट 3 गवर्नमेंट है, वो एक निर्णायक और परिणामकारी के लिए है। मैं कहना चाहता हूं कि ये IMF ने नहीं कहा, हुड्डा जी, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि इस IMF ने ही जिसका नाम का उल्लेख लेके कह रहे हैं,
उसी ने भारत की ग्रोथ की तारीफ किया है। और आईएमएफ खुद कह रहा है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.5% की रेट से बढ़ेगा और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्टेबल माइक्रो इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत होगी। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है। और ये इसका मजबूत जो फाइनेंशियल सिस्टम की वजह से ये कहना कि भारत का डेटा गलत है, एक तरफ आप आईएमएफ का उल्लेख करेंगे, उसके नाम से आप कहेंगे कि आईएमएफ आलोचना कर रहा है, ये आईएमएफ की ही तारीफ है। मैं कहता हूं कि वास्तविक ग्रोथ आप देखना चाहते हैं, वास्तविक ग्रोथ को आप कम से कम आईएमएफ की रिपोर्ट पूरी पढ़ लेते तब आप बोलते। आज आईएमएफ की हवाला देकर के जो आप एक गलत तस्वीर देश के सामने खींचना चाहते हैं वो टिक नहीं सकती, क्योंकि भारत ने Q1 में भी 7.8% की ग्रोथ रेट पाई है Q1, और Q2 में 8.2% की ग्रोथ है। और अभी आए थे, पुतिन ने तारीफ किया, रशिया के राष्ट्रपति ने तारीफ किया, और जो आज जो कह रहे थे कि भारत और रशिया की इकोनॉमी डेड हो जाएगी, ऐसे पश्चिमी देश के आज राष्ट्रपति भी फिर से भारत के प्रधानमंत्री के साथ बात कर रहे हैं। इससे साबित हो गया कि पूरी दुनिया भारत के साथ रिश्ता रखना चाहती और उसके साथ ट्रेड रहना चाहती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 माही का जो रिपोर्ट है ये इस पे सवाल है। अच्छा, एक बात मैं पूछूं, क्या खुद नहीं प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे तो क्या कहा था? राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 100 पैसा भेजते हैं और गांव में लाभार्थी को, बेनिफिशियरी को 15 पैसा पहुंचता। हुड्डा जी, ये मेरा कहना नहीं, हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी कहना। तो 100 रुपया भेजते थे, 15 रुपया पहुंचता था, 1 रुपया भेजते थे, 15 पैसा पहुंचता था। आज नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं तो 100 रुपया लाभार्थी क्या पहुंच रहा है। ये बात मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं। और जिस आईएमएफ का आप हवाला दे रहे हैं, धर्मेंद्र जी, आप भी इस बात को कोट करते थे, राजीव गांधी की बात आप भी अखिलेश यादव जी कोट करते थे कि वो कहते खुद ही कि हम पैसा भेजते हैं और पैसा पहुंचता नहीं। तो ये मिडिलमैन का, उस मिडिलमैन को, बिचौलियों को आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम दुनिया में पहली बार भारत में लागू करके लेखपाल सब बिचौलियों को हटा करके सीधा पैसा सरकार से चलेगा, सीधा खाते में जाएगा, चाहे वो महिला के खाते में जाए, चाहे पुरुष के, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, चाहे उज्ज्वला हो, या जो भी स्कीम्स हो। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि वो आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं है करुणानिधि जी, वो आईएमएफ की रिपोर्ट है। अरे मामूली बात है, 11 वर्षों में देश आजाद हुआ 1947 में, जिस आप कह रहे हैं बीपीएल गरीबी रेखा में डाल दिया। अरे आज पूरा विश्व चकित है। मोदी जी जहां दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जाते हैं, चाहे यूनाइटेड नेशंस में जाएं, G20 में जाएं, चाहे सार्क में जाएं, चाहे दावोस के सम्मेलन में जाएं, चाहे ब्रिक में जाएं, किसी सम्मेलन में जाते हैं तो दुनिया पूछती है कि भाई पिछले 10 वर्षों में आपने भारत में 25 करोड़ गरीब लोगों को गरीबी रेखा कैसे निकाला है। तो आज वो बीपीएल से एपीएल में पहुंचे। आनंद जी कुछ अपना ज्ञान वर्धन करिए, आनंद जी कुछ समझिए कि ज्ञान वर्धन करने की कोशिश करिए। आखिर क्या सप्लीमेंट्री डिमांड से ग्रांट पहली बार आया? ये डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट कोई पहली बार आया? धर्मेंद्र जी 15वीं लोकसभा में थे जब कांग्रेस यूपी की सरकार थी, तब भी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आता था, तब भी डिमांड फॉर ग्रांट्स आता था। अंतर क्या है? उस समय जब आता था डिमांड फॉर ग्रांट तो वो जो एक्चुअल बजट में नहीं होता था और उसको फोर्सी नहीं करते थे। ये एक परंपरा है, फाइनेंशियल प्रक्रिया है कि उसको सप्लीमेंट्री में सरकार लाती है, लेकिन उस समय एक बे के रूप में ही लाते थे कि हमको ये खर्चा चाहिए, हमको ये खर्चा चाहिए, हमको ये खर्चा चाहिए। आज जो हमने 1.3 लाख करोड़ जो हम सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट ला रहे हैं, उसमें 31% ही केवल नकद व्यय ले रहे हैं। 69% हमारी जो वित्तीय अनुशासन है, वो जो सेविंग्स होगी डिपार्टमेंट की, उस सेविंग से हम सप्लीमेंट्री ला रहे हैं। ये पहली बार इतिहास बनाने का काम कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि 69%, आप पूरी बात सुन लीजिए, तब आप कोई प्रश्न पूछेंगे मैं उत्तर दे दूंगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स है, इसके पीछे क्यों है? बात किसान की कह दी। मैं कहता हूं किसान की बात आप करते हैं, हमने किसान के लिए अगर सप्लीमेंट्री लिया है, अगर मांगा तो किस लिए मांगा? एक्सपेंडिचर के लिए नहीं मांगा उजला साहब, हम उसको निवेश समझते हैं।
आप समझते होंगे किसानों पे पैसा अगर खर्च करना है तो वो सरकार का खर्चा है, लेकिन मोदी की सरकार समझती है कि किसान पे पैसा खर्च कर रहे हैं तो वो निवेश है, भारत का निवेश है। और इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जो उर्वरक की बात अभी हुड्डा साहब कह रहे थे, 25-26 के मूल बजट में सब्सिडी के लिए, केवल किसानों की सब्सिडी के लिए 1,67,887 करोड़ का प्रावधान किया था, ये किसानों की सब्सिडी के लिए। और आज उसको एलाइड सेक्टर्स मिलाकर के 1,71,000 था। और हमने सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में फर्टिलाइजर के लिए 31,066.19 करोड़ लिया। तो ये फर्टिलाइजर के लिए, किसान के अगर फर्टिलाइजर को सब्सिडी देना है तो उस फर्टिलाइजर की सब्सिडी में अगर हम दे रहे हैं तो उसका नतीजा भी है कि ये जो हम दे रहे हैं आज उसी का नतीजा है कि 2015-16 में जब आपकी सरकार थी तो उस समय 251.54 मीट्रिक टन खाद्यान्न हुआ था, और आज 224 और 85 में 2,51,000 से या 3,57,3 लाख मिलियन टन आज पैदावार बढ़ी है, जो दुनिया के अपने ऐतिहासिक। तो आज आप देख रहे हैं पिछले साल की तुलना में 8% हमारा खाद्यान्न बढ़ गया। तो ये जिस तरह से आज ये देन इसलिए है कि हम किसानों को खाद पे सब्सिडी दे रहे हैं। आज देन इसलिए है कि किसान जो गांव में रहता है, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, आप भी गांव से आती है सभापति महोदया, उन किसानों के पास सिंचाई का पैसा नहीं रहता, उनके पेस्टिसाइड खरीदने का पैसा नहीं रहता, उनके पास कीटनाशक दवाओं के नहीं रहता। पहली बार दुनिया में कोई सरकार आई है जिसने प्रधानमंत्री किसान सम्मान के नाम पे 6,000 रुपया किसानों को भर्ती देने का काम किया है, लागत देने का काम किया। इसलिए आज खेती पे लागत कम हो रही है, आज खेती के लागत कम हो रहा और उत्पादन ज़्यादा हो रहा। तो मुझे लगता है कि आज जिस फर्टिलाइजर की अगर हम सब्सिडी दे रहे हैं, आप हो सकता है इसकी आलोचना करें, लेकिन हमें संतोष है कि ये जो पैसा हम सब्सिडी पे दे रहे हैं ये किसानों को इन्वेस्टमेंट है, उनके लिए निवेश है, और उनकी क्षमता से देश की खाद्य सुरक्षा हो, वो अपने आप में एक ऐसी मजबूती का प्रतीक है कि जो कृषि मंत्रालय ने भी नवीन आंकड़ा जाहिर किया है 24-25 का, उसमें 357.73 मिलियन टन का खाद्यान्न उत्पादन हो, 357.73 मिलियन टन, और जबकि इनके जमाने में 251.54 मिलियन टन हुआ। दलहन दिलहन का इसी में सदन में हम लोग रोज कहते थे कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पल्सेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऑयल सीड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज तिलहन के उत्पादन में भी 23-24 में 3.9.76 मिलियन टन की बढ़कर के 24-25 में खुद पिछले साल की तुलना में जहां 39.67 मिलियन टन तिलहन पैदा हुआ था, वहीं 24-25 में वो 23-39 से 43 मिलियन टन की पैदावार हुई है। ये अपने आप में किसान इस देश का है जो, और ये सरकार जो वृद्धि हो रही है, ये कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री मोदी जी का ऑयल सीड मिशन है उसकी सफलता का प्रतीक है। दालों में अगर आत्मनिर्भरता होती है तो ये कितनी बड़ी उस दिशा में प्रतीक है। एमएसपी पे कितना, जब ये डॉक्टर स्वामीनाथन की बात करते, अरे स्वामीनाथन को आप ही ने बनाया था, डॉक्टर स्वामीनाथन को, कि कृषि के आय को कैसे आमदनी को दुगना किया जाए। वो 2005 में आपने जिस तरह से वैज्ञानिक देश के सबसे बड़े आपने कृषि आय के लिए उनको कहा, उन्होंने रिपोर्ट दे दी। कांग्रेस यूपीए की सरकार में डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी। धन्यवाद मैं देश के किसानों की तरफ से देना चाहता हूं कि देश का जनादेश नरेंद्र मोदी जी को मिला और उन्होंने उस डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को देश में लागू करने का काम किया है, जिससे आज देश के किसानों को फायदा हो। उन्होंने तय किया कि हम देश के किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो उनका उत्पादन मूल्य होगा उससे 1.5 गुना। आज 1.5 गुना कौन कहे, उनके उत्पादन मूल्य से 2 गुना मिल रहा है। तो ये स्वाभाविक है डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट की देन। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स है, ये कोई अतिरिक्त बोझ नहीं है, ये कोई दस्तावेज नहीं है, ये किसानों को एम्पावर्ड करने का, सशक्तिकरण करने का ये बिल है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इसको सर्वसम्मत से पारित करिए। इसका बिल का ये उद्देश्य है कि किसानों के उत्पादन में लागत में कमी आए, किसानों के उत्पादन के आय बढ़ाना हमारा काम है।
और सरकार के तरफ से फर्टिलाइजर को सुनिश्चित कराना। तो हम इसके लिए अगर कृत संकल्प हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि इस बात पे बधाई देनी चाहिए। मैं सबसे पहले कहता हूं कि किसान आखिर आज इस खाद्य की सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरह से उसने काम किया है, आज वो इस देश का जो एक सेंट्रल पूल होता है, सभापति महोदया मैं कह रहा हूं भारत का एक सेंट्रल पूल आज 2025 की जुलाई का है, उस सेंट्रल पूल में 3.77.83 लाख मिलियन टन चावल है, 3.58 लाख मिलियन टन गेहूं है। इतना बड़ा सेंट्रल पूल में गेहूं और चावल का भंडार कभी नहीं रहा है जो आज नरेंद्र मोदी की सरकार में है, और ये निर्धारित जो मानक है उससे कई गुना ज्यादा है। और यही भंडार काम आ रहा है। यही इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रही कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये किस तरह से प्रधानमंत्री 81 करोड़ लोगों को कोविड के जमाने से 5 किलो खाद्यान्न प्रति परिवार के व्यक्तियों को दे रहे हैं। ये आज तक इनको इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आई, क्योंकि भारत सरकार ने एक तरह से अपार अपना भंडार रखा है गेहूं और चावल का। इसलिए लगातार लोग कहते थे कोविड में हुआ, चुनाव के लिए हुआ है, फिर जिस दिन होगा ये हमारे प्रधानमंत्री नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट खत्म हो जाएगा, ये किसानों को खाद्यान्न मिलना। आज 6 साल हो गए, 19 से आज 25 हो रहा, और आज भी गांव में किसी जात बिरादरी गरीब या जो भी सब सारे लोग हैं सबको 5 किलो प्रति व्यक्ति उनके परिवार को मिल रहा है। ये इस पे कोई है आप सोच रहे हैं? और अगले 5 सालों के लिए भी इस पे 11.80 लाख 11.8 लाख करोड़ सरकार व्यय करेगी। मैं तो समझता हूं कि हुड्डा जी को इस पे बधाई देना चाहिए था, क्योंकि वो खुद हरियाणा से किसान परिवार से आते हैं। और ये आज सबसे बड़ी हम विश्व की फूड सिक्योरिटी, दुनिया में इतनी बड़ी कोई फूड सिक्योरिटी नहीं जो गरीब और कमजोर वर्गों के जीवन में स्थिरता और गरिमा लाती है। पशुपालन की बात मैं करना चाहता हूँ। एनिमल हस्बेंड्री के सप्लीमेंट्री ग्रांट पे ही रह रहा हूँ सभापति महोदय, मैं कहीं इधर उधर नहीं जा रहा हूँ। आज पशुपालन और ग्रामीण अवस्था में जो भारत का वास्तविक अधिकार है, या तो सेरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, या एनिमल हस्बेंड्री है, या फिशरीज है जिसको ब्लू रिवोल्यूशन 0 आवर में उठा रहे थे। मैं कह रहा हूं कि आज पशुपालन हो, डेयरी हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो, उसको मजबूत करने के लिए इस सप्लीमेंट्री में, इस डिमांड फॉर ग्रांट्स में हम ले रहे हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ब्रीड इम्प्रूवमेंट इंस्टीट्यूट के लिए, और भारत के दूध उत्पादन के लिए हम ले रहे हैं नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के लिए 361 करोड़, हम ले रहे हैं ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए, दूध उत्पादन के लिए 146.30 करोड़। और आज 2014-15 में जो दूध का उत्पादन हो गया है वो 146.36 मिलियन टन हो गया। आज मैं बधाई दूंगा कि 2023-24 में से बढ़ा है, और वो बढ़कर के 239.30 मिलियन टन हो चुका है। एक 63.5% की दूध की उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। और आज मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध का उत्पादक हो गया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं, इसलिए कि नीतियां हैं, ये नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो भारत सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में चली, जो ब्रीड के इम्प्रूवमेंट के लिए, जानवरों के ब्रीड का इम्प्रूवमेंट कैसे हो उसके लिए चली, और इसी नाते आज जो बोविन प्रोडक्टिविटी है वो 27.39% की बिक्री हुई। जहाँ तक अभी ऊर्जा सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आखिर इनको नहीं लगता होगा क्योंकि इन्हें एहसास नहीं है, लेकिन मोदी जी ने गरीबी देखा है, और उन्होंने देखा है कि महिलाओं को ईंधन में काम करने में, लकड़ी के चूल्हे पे काम करने में, जब एक वक्त का खाना पकाती थी तो 400 सिगरेट का धुआं जाता था। और आज उस कष्ट को देखा, बचपन में अपनी माँ को देखा, अपने परिवार को देखा। और अगर आज उन्होंने तय किया कि दुनिया में आखिर वो गरीब है उसका क्या गुनाह है, अगर कहीं घर में रहने वाला, गांव में, सुदूर अंचल में रहने वाला, उसको भी क्लीन एनर्जी मिले, उसको चूल्हा, कंडा, लकड़ी पे न बनाना पड़े, उसको उज्ज्वला योजना लागू करके उसको भी एक स्वच्छ ईंधन देने का काम किया है। तो आज मुझे लगता है इन योजनाओं में अगर हम डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में हम पैसा मांग रहे हैं तो आपको तो तारीफ करना चाहिए कि आखिर हमारा जो उज्ज्वला 2 हुआ, जिसमें मूल बजट में 12,100 करोड़ की सब्सिडी निर्धारित थी, अब अगर उस पीएम उज्ज्वला योजना में उसकी बढ़ती हुई जो सफलता है, जो ग्रामीण शहरी लाखों परिवारों की आवश्यकता है,
अगर उसको ध्यान में रखते हुए अपने देश के गांव में रहने वाली वो गरीब महिलाएं जिनके घर में आज तक ये चूल्हा नहीं पहुंचा था, ये फ्री सिलेंडर नहीं पहुंचा था, अगर वो गैस का चूल्हा और सिलेंडर दे रहे हैं और उसके लिए हम सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है देश की करोड़ों करोड़ों महिलाएं आज स्वागत करेंगी हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लेके आई। और इसके लिए हमने 14,692 करोड़ मांगा। इसमें सब्सिडी सप्लीमेंट्री डिमांड्स में कि 14,692.45 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया है, और जिसमें केवल नगद व्यय जो होगा वो 9,473.44 करोड़ का होगा। तो इस तरह से किसी दुनिया में इतनी बड़ी कोई योजना नहीं होगी जो पीएम उज्ज्वला योजना में 10.33 करोड़, करीब 11 करोड़ महिलाओं के घरों में धुआं रहित रसोई का प्रबंध किया है। और इसकी सराहना आज हम नहीं कर रहे हैं कि हमारी सरकार कर रही है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जो भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम उज्ज्वला योजना लागू किया है, इससे बड़ा मेजर हेल्थ इंटरवेंशन कोई नहीं है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो तो पूरे दुनिया का मूल्यांकन करता है। मैं तो केवल भारत की तुलना नहीं कर रहा हूँ, अपने साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों से नहीं कर रहा हूँ, पाकिस्तान, बंगाल, श्रीलंका, ये नेपाल, इंडिया, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ सभापति महोदया, कि आज WHO कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा मेजर हेल्थ इंटरवेंशन है। आज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कहती है, जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, वो कहती है कि इस योजना से इतना बड़ा सोशल और इकोनॉमिक अचीवमेंट आया है जो आज सीधे लाभार्थियों के घरों में गया है। महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा। आप स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, सबसे बड़ा रिवोल्यूशन आया। जो महिलाएं एनीमिक होती थी, अस्थमा की मरीज होती थी, केवल इसलिए कि वो गीली लकड़ियों से अपने बच्चों को, अपने सुहाग को खाना बनाने के लिए चिमनियों की तरह से अपने कलेजे से धुआं लकड़ी जलाने की कोशिश करती थी, और उससे चेहरा लाल, उनके सीने में जिस तरह से, तो आज उन महिलाओं का स्वास्थ्य सुधरा। आपने तीली जलाई, जैसे बड़ों के घरों में पहले गैस का चूल्हा होता था, आज एक एक गरीब के घर में पहुंचा, 11 करोड़ परिवारों में पहुंचा। और पहले वो महिलाएं गांव से ईंधन जुटाने के लिए जंगल जाया करती थी, बाहर बाग में जाती थी, लकड़ी चुन चुन के लाती थी। वो बाहर जाने में जो दिक्कत होती थी, उससे समय का भी बचत हुआ, और अब उनको ईंधन भी जुटाने के लिए नहीं जाना है। और उससे महिलाओं की जो गरिमा थी, सुरक्षा थी, उसमें भी निश्चित तौर से वृद्धि हुई। इसलिए मैं LPG सब्सिडी को कहता हूँ कि ये केवल आर्थिक प्रावधान नहीं है, ये महिलाओं की गरिमा, उनकी सुरक्षा और उनको एक न्याय का संवैधानिक विस्तार हुआ। और मैं कहता हूँ कि PSO जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, उनकी जो अंडर रिकवरीज है, उसको भी समेकित करके वितरण व्यवस्था को स्थिरता प्रदान किया। और इसलिए वैश्विक ऊर्जा के इतने उतार चढ़ाव के बीच भारत की ऊर्जा को, प्रसन्नता को बनाने के लिए आवश्यक कदम है। ऑपरेशन सिंदूर की बात कही, अरे कम से कम देश की आज़ादी के बाद आज डिफेंस में क्या रिवोल्यूशन आया है, इसको भी हुड्डा जी नहीं कह रहे हैं। कह रहे हैं 2005 का, खैर रिजिजू जी ने बयान दिया। आज रक्षा मंत्रालय का बजट, मैं उनके ज्ञान के लिए कह रहा हूं कि 4,91,732 करोड़। आज देश का सबसे सर्वाधिक रक्षा बजट है तो भारत का बजट है, और आज उसमें हम फिर और सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं। 4,577 करोड़ का हम और अतिरिक्त हम मांग रहे हैं, और ये भी हमारे वित्तीय अनुशासन और रणनीति तैयारी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 10 वर्षों में केवल मैं एक लाइन में जवाब दे दूंगा, और शायद आप नहीं, पूरा देश इस बात से सहमत होगा कि आज भारत के रक्षा मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा उत्पादन में इतिहास रच दिया है। इतिहास 2014 की तुलना में आज जो डिफेंस प्रोडक्शन का हो रहा है, वो 174% की बढ़ोतरी हुई है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 1.54 लाख करोड़ ये डिफेंस का उत्पादन हो रहा है। पहले हम जूता बाहर से, हाई एल्टीट्यूड का जूता भी कुछ साल पहले तक मंगाते थे, हम बैग मंगाते थे, कैरी बैग नहीं था। इक्विपमेंट्स की तो बात छोड़िए, गोले बारूद की तो बात छोड़िए, कहते थे 4 दिन का, बुलेट कहाँ बैठे हुए। मतलब कितना डिपेंडेंट है विदेशों में। आज पहली बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं रक्षा क्षेत्रों में, और आप बात कह रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं, आप निर्यात ले लीजिए, हिट एंड रन करके चले जाएंगे आप। 2014 में आपका रक्षा निर्यात कितना था? 1,000 करोड़ भी नहीं था, और आज 23,622 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते हैं।
पहले हम इंपोर्ट करते थे, डिफेंस के सारे इक्विपमेंट्स करते थे, हमारा रक्षा राज्य मंत्री जी बैठे हैं, वो भी इंटरवीन करेंगे। और आज हम इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2029 तक हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है कि ये 23,000 करोड़ बढ़ के 3 लाख करोड़ का हम रक्षा उत्पादन कर देंगे और उसमें 50,000 करोड़ का निर्यात होगा। आईएनएस की बात करेंगे, आप भारतीय नौसेना की बात करेंगे। भारतीय नौसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए आईएनएस महे की बात, प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों खुद गए थे, उस आईएनएस महे की बात, नई स्वदेशी पनडुब्बियों की बात, उन्नत प्रणालियों की बात। आप ऑपरेशन सिंदूर करें, पूरी दुनिया ने लोहा मान लिया, पूरी दुनिया ने वो लोहा मान लिया कि भारत की सेना और शौर्य के। उस समय भी आप हमसे हिसाब मांग रहे थे, आप मतलब राहुल गांधी हिसाब मांग रहे थे भारतीय सेना से, भारत से। जिस समय भारत की सेना और भारत के एयरफोर्स के लोग उस पाकिस्तान के अंदर घुस के 9 आतंकवादियों के ठिकानों को निस्ताबूद कर रहे थे, तबाह कर रहे थे, पूरी दुनिया के लोग आश्चर्यचकित थे। उस समय आप हमसे हिसाब मांग रहे थे और आज उस ऑपरेशन सिंदूर में उसकी सफलता पूरी दुनिया ने देखा। उस समुद्री क्षमता की ऊंचाइयों को देखा, स्काई रूट को देखा, इन्फेंट्री कैंपस तक देखा, लीप इंजन एमआरओ फैसिलिटी को देखा, एरोस्पेस के रेडीनेस को देखा। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। 2019 में भारत विश्व के उन चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल हुआ है जो अंतरिक्ष में भी एंटी सैटेलाइट की क्षमता रखते हैं और भारत भी उस देश में पहुंच गया है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बात है, अभी तो शुरुआत है। हुड्डा जी सुन लीजिए, नोट करिएगा, अगले राहुल से कह देना या प्रियंका से कह देना, इसका जवाब देंगे। हाँ, चुनिंदा महाशक्तियों में शामिल। तो आज भारत, आप एंटी सैटेलाइट स्पेस में हम दुनिया के उन चुनिंदा राज्यों में हो गए। इससे भारत की लैंड, भारत की सी, भारत के एयर स्पेस, चारों आयामों में हमारा सुरक्षा ढांचा और सुदृढ़ हुआ। आप बात करते हैं 25-26 के लिए शिक्षा की बात, तो आपने की नहीं। हम कहना चाहते हैं शिक्षा में कितना बड़ा रिवोल्यूशन आया। आज 25-26 में सरकार ने शिक्षा के लिए भी जो रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में रखा था, उसका मूल बजट, इसलिए कि आपने बजट की बात कही तो मैं पहले बजट की बात करता हूं, फिर मैं पहले बजट की करता हूं, फिर सप्लीमेंट्री करता हूं, समझे। मूल बजट में 1 लाख, मूल बजट में बैठो 1,28,650 करोड़ का प्रावधान किया गया। मैं आज कहना चाहता हूँ 1,28,650 करोड़ का प्रावधान किया गया और इसमें सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट, देख लिए कितना महत्वपूर्ण है। आज किस लिए हम सप्लीमेंट्री मांग रहे हैं? आज इसलिए धर्मेंद्र जी मांग रहे हैं, आज इसलिए धर्मेंद्र जी मांग रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर वन नेशन, आप सुन लो, प्राइम मिनिस्टर आप सुन लीजिए, प्राइम मिनिस्टर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये पहली बार हुआ है कि आज हम जो सप्लीमेंट्री डिमांड में एजुकेशन के लिए मांग रहे हैं उसमें पीएम वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन और वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन। अरे कहीं भारत हायर एजुकेशन के दुनिया के वर्ल्ड में हम कहीं थे ही नहीं, और आज उसको आगे बढ़ाने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन है उसमें 2023 करोड़ मांग रहे हैं, और जो हम वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के लिए उसमें 235-74 करोड़ मांग रहे हैं। ये शिक्षा पे व्यय नहीं है, ये राष्ट्र की भविष्य की पूंजी है। और आज पीएमओएनएस में जो एक क्रांतिकारी मॉडल आया है वो मैं कहना चाहता हूँ, आज आप देखिए कि हम कहाँ हैं। 2010 में जहाँ भारत, 2010 में सभापति महोदय सुनिए आप, 2010 में जहाँ भारत वैज्ञानिक जो साइंटिफिक जर्नल्स निकलते थे उसमें हम विश्व में 7वें स्थान पे थे। आज 2020 में हम 3रे स्थान पे दुनिया में हैं, हमारे साइंटिस्ट के जर्नल्स ये निकलते। और यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग थी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में न हमारे कोई यूनिवर्सिटीज थे न कोई हमारे आईआईटी थे। और आज मैं कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2026 में हमारे भारत के 54 भारतीय विश्वविद्यालय और 12 आईआईटी वर्ल्ड के रैंकिंग में शामिल हैं। इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं। ये है भारत की उच्च शिक्षा वैश्विक मंचों पर जो अपना प्रभाव बढ़ा रही है। आप इसको नहीं, डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट में अगर हम बढ़ा रहे हैं कि हमारा किस तरीके से प्रधानमंत्री वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन हो, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हो, तो ये हमारी सरकार की नीतियों का परिणाम जो आज भारतीय के शोध और नवाचार में तेजी से उभर रहा है। और अब तक हमने 6,199 करोड़, ये वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन ऐसे नहीं बनते,
वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन के लिए एक इंटरनेशनल पैरामीटर होता है, अंतर्राष्ट्रीय मानक होते हैं, और उस अंतर्राष्ट्रीय मानक में जब हमारा इंस्टीट्यूशन उनके साथ एट पार आएगा तब वर्ल्ड क्लास की इंस्टीट्यूशंस उसकी रैंकिंग करते हैं। और केवल हमारे देश के जो अभी तक हम शिक्षा में कहीं नहीं थे, उस शिक्षा में इंटरनेशनल पैरामीटर को compete करके हमारे देश के भी हमारे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमारे इंटरनेशनल लेवल पे एट पार हो, उनकी रैंकिंग हो, उसके लिए 1-2 पैसा नहीं 6,199 करोड़ नरेंद्र मोदी की सरकार ने खर्च किया है, तब जाकर के वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन हो रहे हैं जो भारत को एक पावरफुल एकेडमिक पावर हाउस बनाने की कोशिश है। आज एजुकेशन नहीं, पूरी दुनिया में लोग पहले इंग्लैंड पढ़ने जाते थे, अमेरिका पढ़ने जाते थे, ऑस्ट्रेलिया। हमारी कोशिश है, सुन लीजिए, आज आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा। आज हम एक पूरा एकेडमिक पावर हाउस बनाना चाहते हैं और इसका श्रेय मैं आपको देना चाहता हूं कि इसका श्रेय देश के हमारे वैज्ञानिकों का है, प्रोफेसर का है। सरकार ने बजट दिया, सरकार ने गाइडेंस दिया। जैसे कोविड में आपने देखा, खुद प्रधानमंत्री जी उन लेबोरेटरीज में गए और जहां दुनिया में किसी वायरस की दवा नहीं बनाते थे, आज पहली बार दुनिया में हमने कोविड के 1 नहीं 2-2 इंजेक्शन बनाए हैं। तो ये हमारे वैज्ञानिकों को तो कम से कम बधाई दीजिए, प्रोफेसर्स को दीजिए। और इसका श्रेय है कि आज जो पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने लगातार विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, तो ये तीनों चीज़ें, चाहे नवाचार हो, अनुसंधान हो, विज्ञान हो, उसके क्षेत्र में जो आज एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो रहा है, भारत आज उस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में एशिया का सबसे प्रमुख हमारा नवाचारकर्ता बन चुका है। बस 2 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं भी तो है, इसलिए कि कुछ ज़रूरी है जिन विषयों में लिया गया है। मैं अब शिक्षा छोड़ देता हूँ, मतलब शिक्षा में छोड़ देता हूँ, मैं दूसरे पे आ जाता हूँ, मैं विदेश नीति पे आ जाता हूँ। इसी सदन में चाहबार की चिंता होती थी कि हम हिंद महासागर में हमारी ऐसी बॉटलनेक है कि अगर चाहबार हमारे पास नहीं आएगा तो अगर रास्ते में पाकिस्तान और अफगानिस्तान बंद कर दे तो भारत का जो पूरी दुनिया के साथ वाटर सी है वो कट जाएगा। आज 25-26 में हमने बजट 20,517 करोड़ का किया है और उसमें सप्लीमेंट्री डिमांड भी 542 करोड़ का ले रहे हैं कि जो चाहबार पोर्ट है, आज मॉरिशस हो, पैसिफिक आइसलैंड हो, इन पूरे देशों के साथ चाहबार का भारत के अफगानिस्तान और पूरे सेंट्रल एशिया के साथ राउंड द ईयर हमारा ट्रेड होता रहे, इसलिए हम डिमांड फॉर सप्लीमेंट्री ग्रांट ले रहे हैं। क्या बात करते हैं, क्यों आलोचना के लिए खड़े होकर के आप आलोचना करेंगे? ये उचित नहीं हुड्डा जी। आप कम से कम देखें कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र का प्रधानमंत्री विश्व के नेता नहीं बन रहे हैं। आज भारत भी उस नैसर्गिक हिंद महासागर क्षेत्र का एक नैसर्गिक नेता, नेचुरल नेता बन रहा है, क्योंकि हमारे पास चाहबार है, जहाँ हमारे पास विकास होगी। हमारे पास केसी वेणुगोपाल जी भी आ गए, वो सुनेंगे क्योंकि उनको अच्छा लगा होगा, अपने रूम में बैठे होंगे कि कुछ। तो इसलिए विकास की बात, कूटनीति की बात, सुरक्षा की बात, आज केसी वेणुगोपाल जी, आर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक बैलेंस, इसमें डेवलपमेंट हो, चाहे कूटनीति हो, चाहे सुरक्षा, और तीनों का संतुलन भारत के हाथ में। मैं इसमें कहना चाहता हूँ कि अगर आज आपने 1 मिनट, अरे लेटेस्ट तो बता दूं निशिकांत जी, अभी देखा आपने जब अच्छा मैं समझा कि आप मुझको कहते हैं, तो आप सबसे बड़ी बात आप सबसे बड़ी बात कह रहे हैं। मैं 1-2 मिनट और लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा। आज जब टैरिफ लगा तो इसका तमाम अर्थशास्त्रियों ने कहा कि इस टैरिफ पर व्यापक असर पड़ेगा, इस टैरिफ से भारत की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने कभी इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार ने फिर और तमाम देश एक्सप्लोर करना शुरू किया, नए बाजार खोजना शुरू किया और तमाम जगह पे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत और यूनाइटेड किंगडम की जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जो अंतिम रूप ले चुका है, मैं उसके लिए बधाई देना चाहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये समझौता केवल भारत और इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का फ्री ट्रेड का नहीं होगा, ये समझौता भारतीय सेवाओं के लिए होगा, कृषि निर्यात के लिए होगा, डिजिटल के लिए होगा, एमएसपी जो हमारी सबसे बड़ी सरकार की चिंता है उसके लिए होगा, और पूरी दुनिया में भारत का नया बाजार खोलेगा। तो आज ये स्थिति है
और भारत का खाली आज केवल भारत यूके ट्रेड हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा, अनेक देश है, मैं किसका नाम लूँ, अफ्रीका का नाम लूँ या यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का नाम लूँ, मैं बहुत नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि आप बार बार हमको इशारा कर रही हैं। लेकिन आज जो वोकल फॉर लोकल था, मैं एक बात कह देना चाहता, आज हमारी अपनी ऊर्जा से जो समृद्धता आई है और जो हमने टैरिफ के बावजूद भी अपने शेयर बाजार सर्वकालिक उस स्तर पर ले गए हैं, वैश्विक अस्थिरता पूरी दुनिया में, मैं कहाँ अभी समय देंगी नहीं ना, मैं यूक्रेन रसिया की बात करता, मैं इजराइल हमास की बात करता, लेकिन पूरी दुनिया में अस्थिरता है, लेकिन उस दुनिया में अस्थिरता के बावजूद भी भारत का वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल बन चुका है। कम से कम इस बात के धन्यवाद माननीय सदस्य, प्लीज। मैं आपका हमेशा मानता हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए मैं आज कहूँगा कि सर्वसम्मत से आज जिस क्षेत्र में, बहुत से क्षेत्र के और हमारे डिमांड पर सप्लीमेंट्री ग्रांट था, लेकिन समय की बाध्यता के कारण मैं उन विभागों की बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मोदी जी की जो सरकार तीसरी है, ये सरकार केवल सरकार चलाने के लिए नहीं है, पूरे भारत को प्रगति के शिखर पर ले जाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर।